क्लास लंबी चलेगी, हाँ, परेशान ना हो। पिछले उसमें हमने मृदा को पढ़ा था, अभी हाल ही में मृदा के बारे में पढ़ा कि मृदा अवकर्षण क्या होता है, ये समझा हमने। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है, और मृदा अपरदन रोकने के उपाय पढ़े हमने, रोकने के उपाय। ठीक, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है पीछे पिछली क्लास के अंदर। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अंग्रेज आलम कौन चाहता है बताओ, है ना। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं और संकट। मेरे बच्चों बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। सुहानी कुमारी जी, एलिसा खातून, अगर संभव होता तो क्यों ये सब होता ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ? मैं आपसे क्या बोला कि प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति से आपदाएं आती हैं और वो संकट भी आपके सामने आता है। इन संकटों से कैसे निपटा जाए और ये कौन कौन से संकट हो सकते हैं, प्रकृति कौन कौन से संकट उत्पन्न कर सकती है। अंकिता कुमारी झा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा सुझाव दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखते हैं, कर दीजिए। तो आप लोग अभी ध्यान से अच्छे से इन चीजों को पढ़े। पुष्पन कुमारी जी स्वागत है, लवी बाबू, और सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति किस प्रकार से हम लोगों को आपदा देती है ना, कैसे प्रकृति के द्वारा हम लोगों को आपदा दिया जाता है। तो देखो, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है ये किसी के बस की बात नहीं, रोक ले। प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि प्रकृति जो शुरू करती है ना उसको कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चे। प्रकृति जो करती है उसको कोई रोक नहीं सकता, बस सावधानी बरती जा सकती है, सावधानी रख सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, बता के तो प्राकृतिक आपदाएं आती नहीं है कि भैया जी नगमा, बिल्कुल प्राकृतिक आपदाएं बता के तो आती नहीं है, अचानक से आती है। और कैसे आती है आपको बताता हूं। जब भूकंप आना होता है तो क्या भूकंप कहता है कि भैया मैं आ रहा हूं, आप लोग मेरा रास्ता खाली कर दो, नहीं ना। ज्वालामुखी फटना होता है, क्या बताता है क्या कि मैं आ रहा हूं, हट जाओ सामने से, नहीं ना। हाँ, एक चीज होता है, जो बाढ़ होती है ना बाबू, बाढ़, इसमें आपको अलर्ट पहले मिल जाता है। बाढ़ जो है अलर्ट पहले मिल जाएगा, या जैसे कई बार सूखा पड़ जाता है तो आपको अलर्ट मिलता है कि भैया सूखा पड़ने की संभावना है क्योंकि इस बार एल नीनो कमजोर आ रहा है। एल नीनो कमजोर है, ला नीनो का प्रभाव है, तो भारत में क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, बारिश नहीं हो पाएगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, ये सारी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा यहां पर कि चाहे बाढ़, अब खासकर अगर हम बिहारी हैं तो हमें बाढ़ के बारे में समझने में कठिनाई नहीं होगी। चाहे मैं बागमती नदी की बात करूं, चाहे मैं कोसी नदी की बात करूं, चाहे मैं गंडक नदी की बात करूं, ये सारी बाढ़ हमारे पास लेके आती है। कोसी नदी तो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, परिवर्तन के लिए, है ना। और आप लोग सभी लोगों को पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, शोक ना। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। समझ में आई इतनी सी बात। तो भैया जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो संकट है, इनसे उबरने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होगी, हर एक बात को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, भूकंपी तरंगे होती है, भूकंप आते हैं, भूकंप से बहुत सारे घर गिर जाते हैं, बहुत सारी जगह पर दरारें आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। ज्वालामुखी फटता है, जहां तक उसका लावा जाता है, मैग्मा, वहां तक का पूरा क्षेत्र वीरान हो जाता है ना। सूखा सूखा पड़ जाता है, तो सूखा में देखिए क्या होता है, भोजन के लिए लोग तरसने लगते हैं। ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से हमें कैसे निपटना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बाबू, आज इसी के बारे में। हाँ अंजलि, जब ये खत्म जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। ठीक है बाबू, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ने वाले हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्रकृति और मानव का आपस में गहरा संबंध है। अब आप जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो पूरी इसी पर कहानी बेस्ड होगी, है ना। चैप्टर ये है क्या, मानव प्रकृति, है ना, मानव प्रकृति और पर्यावरण। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ पर प्रकृति और मानव का आपस में गहरा संबंध है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये आ गया, देख रहे हो ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, तू कौन सी ओ यो अफसाना खातून। लेकिन अब तो नहीं पढ़ना जी। नहीं, मैंने बताया कि 12th में आपको पूरा जियोग्राफी इसी का बेस्ड, प्रकृति और मानव में आपस में संबंध है, और मानव भूगोल आप पढ़ते हैं। सही बात है। बोलो बोलो, जो बोलना है इसलिए कि खत्म नहीं मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ पे चाय पीने, मेरी आंटी। ठीक है, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनको छेड़ता रहता हूँ दिन भर, और मैं एक ही चीज़ को छेड़ता हूँ यार, खाली मैं एक ही चीज़ छेड़ता पता है। जब शुरू शुरुआत में आए थे यहाँ पे ना, तो जैसे कि उस टाइप के इंसान, बहुत सीरियस टाइप के थे। मैंने कहा यार इनका नाम आत्मा है, मैं तो वहाँ पे कैसा नाम इनका है, इतना ऐसे गुस्से में बैठे थे, सर मेरा हो गया क्या, मैं जाऊँ क्या, ऐसे बोल रहे थे। फिर ये मेरे संपर्क में आ गया, फिर जब ये मेरे संपर्क में आ गया ना, तो मेरे संपर्क में आ गए, फिर ये अभी बचपना जाग गया है। अब ये इतने खतरनाक हो गए हैं इतने दिन से, मैं बैठा रहूँगा मुझे ऐसे करेंगे, हेलो ऐसे करेंगे, नमस्ते ऐसे करेंगे, क्या हाल चाल है ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं। तो हालांकि मेरे से कम से कम 5-7 साल तो बड़े होंगे आप। कैसा, 4-6 महीने या तो अरे हाँ 4-6 महीने, मतलब अभी मैं 27-28 साल का हूँ, वो तो पता है। ठीक है, तो लास्ट आज अंतिम क्लास है सर की, और ये तो नहीं कहता मार्क्स गिरा दूंगा, रुकिए मिल लूंगा जाके। ठीक है, तो जितना भी आपने एक्सपीरियंस सीखा यहाँ पे है, और जितना चीज़ आपने सीखी है उसको अप्लाई करना, आगे बढ़ना, ये नीचे मत होने देना सर। ठीक है, ऐसा बोलिए कि आप पढ़ना भाई ज्योग्राफी, आगे चल के जो बी वगैरह जो भी करना हो आपको सब कुछ आप करो अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जिंदगी का लेके जा रहे हो सर से। ठीक है, खुश रहो आप लोग, और आत्मा सर को हम जरूर याद करेंगे, मैं तो बहुत याद करूंगा, क्योंकि आप वो दिखेंगे ना, नमस्ते इसमें लेके पंजा लगा था इनको, मतलब कम खुरपाते ये भी नहीं है, माना कि मानता हूँ मैं, हमसे मतलब जुड़ाव हमारा इनका ऐसा है कि हम बड़े भाई छोटे भाई वाला सीन है, और मानते नहीं हैं, बहुत मानता हूँ मैं इनको। ठीक है, और ये हमको हमेशा ऐसे करता है, ऐसे करता रहता है, पेटिंग करता भी ऐसे करता रहता हूँ मैं, और वो थोड़ी सी मिस करूंगा मैं, क्योंकि होता क्या कि जब हम पुराने रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, कोई एक दो चले गए, तो वो चीजें नहीं बन पाएंगी किसी और से, मतलब वो फिर तो वही है। बिल्कुल ठीक है, नमस्ते। ठीक है बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सफर था आपके साथ। चलिए
क्या कहा कि 12th क्लास में जो आप जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें मानव भूगोल पढ़ेंगे। पढ़े हैं? आगे पढ़ा जाए? चलो पढ़ लेते हैं बाबू, 2 घंटे और हैं, उसको यूटिलाइज कर लीजिए। मैंने कहा 12th क्लास में जो आप जियोग्राफी पढ़ोगे उसमें आपको मानव, प्रकृति और विशेष क्षेत्र ही पढ़ना है, आपको ज्यादातर मानव के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो मानव का और प्रकृति का एक अटूट संबंध है। अगर प्रकृति ना हो तो मानव नहीं हो सकता, ठीक। अगर प्रकृति ना हो तो मानव का जीवन संभव नहीं हो सकता, ठीक है बाबू, ओके। भाई प्रकृति के अंतर्गत स्थल, जल, वायु, पूरा पर्यावरण आ जाता है। उस पर्यावरण के साथ मानव इंटरेक्ट करता है, उसके साथ जुड़ता है। और आपको पता है कि पूर्वज जो हमारे थे, जो जंगलों में रहते थे, वो जंगलों में प्रकृति के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि प्रकृति पर उनकी डिपेंडेंसी हुआ करती थी। आप जब पढ़ेंगे 12th में तो शुरुआत यहीं से होता है। मारिया क्वीन को संभव नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे, है ना। मैंने क्या बोला यहां पर कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्राचीन काल की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। मानव जो है धीरे 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 जैसे जैसे वो थोड़ा ग्रुप में रहने लगा, फिर आगे बढ़ा, तो उसने टेक्नोलॉजी को सीखा, प्रौद्योगिकी को सीखा, तो उसको लगा इस प्रकृति में मैं चेंज कर सकता हूं। कीर्ति कुमारी जी, ठीक। क्या है कि वो प्रकृति से मानव को, पहले मानव प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होता था, मतलब पूरा पर्यावरण मानव को कंट्रोल पहले करता था, लेकिन अब जो मानव है ना, उसका दृष्टिकोण बदला। उसने कहा मैं प्रकृति को कंट्रोल करूंगा। वो टेक्नोलॉजी सीख लिया ना, नई नई चीजें सीख लिया, तो उसको लगा कि अब हम जो है उसको जो है क्या करेंगे, प्रकृति को चेंज कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं कुछ अंजलि जी, अंजलि गुप्ता जी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये है मानव को प्रकृति बहुत प्रभावित करती है। जो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करके खुशियां देती है, ऐसा कोई एक चीज बता दीजिए जो कि प्रकृति ने हमको ना दिया हो। अगर हम आज टेक्नोलॉजी भी, हम कहते हैं हमने जहाज बना दिया, हमने रेलवे में बड़े काम कर दिए, हमने फला जगह बड़े काम कर दिए, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे आयरन हो, लोहा, वो सब प्रकृति ने ही तो दिया है। किसने दिया है? सब प्रकृति से ही खनन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो प्रकृति ने तो हमें बड़ी खुशियां दी, लेकिन हमने उसको क्या दिया? केवल नुकसान किए। अगर हम नुकसान किए हैं प्रकृति का, तो हमसे बदला लेगी, इतना मान लीजिए। अगर हमने प्रकृति का नुकसान किया है तो वो हमारा हमसे जरूर बदला लेने वाली है, इतना याद रखिएगा। और कभी कभी प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जब हम ज्यादा दोहन करते हैं, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए प्राकृतिक आपदाएं तो लाना ही पड़ता है। यही प्राकृतिक आपदा है। कभी कभी उसी का विकराल रूप हमें दुखी कर देता है। किसका? प्रकृति का। समझ गए? धरती का धसना, पहाड़ों का खिसकना, सूखा, बाढ़, बादल फटना, चक्रवात, ज्वालामुखी, सब प्रकृति के देन है। विस्फोट, भूकंप, समुद्री तूफान, सुनामी, अकाल आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य समय समय पर हानि उठाता रहता है। अभी आपने देखा है ना कि अभी आंध्र प्रदेश के तट पर एक चक्रवात आया था। आंध्र प्रदेश के तट पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था उसका। मानव ने तो चक्रवात नहीं लाया ना, प्रकृति ने लाया है। कई बार आप घटनाएं सुनते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर लैंड स्लाइडिंग होती है, चट्टानें खिसकती हैं, चट्टानें खिसकती हैं, हाँ खिसकती है ना, नहीं खिसकती? कीर्ति कुमारी जी, हमेशा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है मेरे बच्चे, ठीक। अब देखिएगा इसी के साथ जैसे बादल फटना हो गया, बादल बादल फटना, बादल फटना हो गया, अकाल पड़ना, अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, सूखा, ये क्या मैं लिख रहा हूं, या तो आपदा लिखना चाहिए, आपदा, सूखा पड़ना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। तो पहले तो हमें खुशी भी बहुत देता है प्रकृति, बीच बीच में हमें दुखी भी कर देता है ना। और क्या हो जाएगा? बाढ़ का आना, ये सारे जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है जी? कीर्ति क्या बताएं? अच्छा प्रीति कुमारी जी, आपके आज मतदान है, चलो। तो ये सारी चीजें आपने देखा। अब इन चीजों को मैं आपको डिटेल से यहां पर और आगे समझाता हूं। देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बहुत लोगों के मन से सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। लोगों ने हमेशा बोला कि भैया प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जैसे परिवर्तन यहां पर चल रहा है, हर जगह परिवर्तन होता है। ठीक है, हर जगह परिवर्तन की बहार चल रही है। अब मान लीजिए कि जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, थोड़ी देर के लिए समझिए, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, कल तेजस्वी की गवर्नमेंट बन गई, तो पहले नीतीश बाबू की गवर्नमेंट थी, अब उनकी जगह पे तेजस्वी की गवर्नमेंट बन जाएगी, है ना। जब तेजस्वी गवर्नमेंट बन जाएगी तो ये क्या है? परिवर्तन है। और यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। खुशी, आराम से स्कूल जाइए बाबू, बाय बाबू। तो मैंने क्या कहा? यही परिवर्तन है, यही प्रकृति का बदलाव है। अभी लोग आपके सामने कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद उनका रवैया कुछ और होता है, तीसरे पल में कुछ और होता है। यही तो परिवर्तन है, यही तो प्रकृति का नियम है। इसी को बोला गया कि कोई भी व्यक्ति कितना जल्दी कितना परिवर्तित हो जाएगा, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। समझ गए बाबू? बाय बाबू। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रकृति के कारक कितना जल्दी बदल जाएंगे, किसी को नहीं पता होता है। कब बदल जाएंगे कोई नहीं जानता है ना। जब बदलाव आएगा तब आदमी को पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली चलती है, लगातार चलेगी। कुछ परिवर्तन अपेक्षित व अच्छे होते हैं, कुछ परिवर्तन तो बहुत बढ़िया होते हैं, और कुछ परिवर्तन बहुत नुकसानदायक होते हैं। समझे? कुछ परिवर्तन तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत नुकसानदायक होते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से समझना इस बात को। प्रकृति में परिवर्तन एक नियम है, लेकिन कुछ परिवर्तन
अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत नुकसानदायक होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। तो कुछ अनपेक्षित व बुरे होते हैं, ये देखिए। प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे होने वाली जो हानियां तथा इनसे बचाव के उपाय, नुकसान को कम करने के उपायों के बारे में जानना आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए किशनगंज, अररिया का जो क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है मेरे बच्चे, वो पूरे क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है, सुमन यादव जी, जब उन क्षेत्रों में बाढ़ आती है मेरे बच्चों, तो पूरे के क्षेत्र लोगों के खेत पूरे डूब जाते हैं। पूरे जमुई में भी आपने क्या देखा? यही तो देखा था जमुई में, है ना गौतम जी, क्या हुआ? ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे? सब लोगों को यही बताना मैंने चाहा कि जैसे चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, जितना सुपौल का जितना भी क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण का जितना भी एरिया है, वहां पर जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? पूरे साल आदमी खूब अच्छे से खेती करता है, कमाता है, वो करता है, फिर इसके बाद पता चलता है उसका सब बह जाता है ना। यही सारी प्रॉब्लम्स है, यही सारी चीजें की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? तो ये सारे नुकसान हमें झेलना पड़ता है, और फिर पता चलता है अगले साल फिर नए तरीके से हमें करना। अब देखिए, आपदा एवं प्रबंधन कैसे मैनेजमेंट करें? भाई आपदा तो बता के नहीं आएगी ना, वो अनपेक्षित होती है, अचानक से आती है आपदा। आपदा कैसी होती है? ये चैप्टर केवल पढ़ने वाला है, थोड़ा समझने वाला है, इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, बाढ़ ये सब कुछ जानते हैं, है ना? उसमें मुझे फिगर बहुत बनाने की जरूरत नहीं है। अलका भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इतना तो आएगा, है ना? अनु कुमारी जी, जी मैंने क्या बोला? सुमन जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक अनपेक्षित घटना होती है, जो भी आपदा आती है ना, वो अपेक्षा के अनुरूप होती नहीं है। हम चाहें कि भैया हमारे घर में छोड़ करके दूसरे के घर में भूकंप आ जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? आशुतोष कुमार जी, बिल्कुल, फोकस ऑन योर गोल, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई बोलिए। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपदा बता के नहीं आती कि चलो आपदा से मेरी बात हो गई, मुलाकात हो गई, है ना? और मैंने आपदा से कहा कि मेरे घर में मत आओ, बगल वाले घर में भूकंप आ जाओ, उसका घर गिरा दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपदा तो अनचाही होती है, किसी टाइम पे भी आ सकती है। बिल्कुल नंदनराज, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनचाही होती है, किसी समय आ सकती है आपदा। प्लीज टेक माय नेम प्रॉपर्ली। आशुतोष कुमार, ऐसा क्या है भाई? चलिए, तो मैंने क्या बोला? जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है, किसी के नियंत्रण में नहीं है ये। ठीक, आगे, या थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध होते हैं, तथा बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अब पता चला रात में हम सो रहे हैं, अचानक से भूकंप आ गया भैया, हम सो रहे हैं घर पे, अचानक भूकंप आ गया, हमें पता ही नहीं चला हो क्या रहा है, और सब घर गिरने लगा। और जब घर गिरने लगेगा, अंजलि गुप्ता जी, ठीक है, अगर घर गिरने लगा अचानक से, तो पता चला जो भी घर में सो रहे हैं सभी लोग दब जाएंगे, जो भी उनके घर का धन है वो सब नष्ट हो जाएगा, जो उसके घर में रहने वाले होते हैं, है ना, उन लोगों की डेथ हो जाएगी। ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो कि बिना सूचना के आती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है प्राकृतिक आपदा और संकट में अंतर क्या होता है? दो चीज आपके सामने, प्राकृतिक आपदा और संकट में। अब आपके सामने दो शब्द आ गए, प्राकृतिक आपदा, संकट, बहुत कम अंतर, इनका एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, फिर भी इनमें अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है। अब आपके सामने एक शब्द आपदा लिखा है और एक आपके सामने संकट लिखा है, तो जरूर इनको दो लिखने के पीछे कोई रीजन होगा कि प्राकृतिक संकट पर्यावरण में हालात के तत्व है जिसमें जन धन को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। मतलब ये संकट आ सकता है, जैसे बाढ़ है, बाढ़ आने की संभावना है, ये संकट आ सकता है, ये संकट है। लेकिन जो अचानक से आ जाए वो आपदा है, जो नहीं पता वो आ जाए वो आपदा है। लेकिन संकट जो आता है ना, वो संभावना उसकी जताई जाती है। जैसे पानी हमारे घर से 10 किलो मतलब 100 मीटर की दूरी पर है, बाढ़ आ रही है, 100 मीटर की दूरी पर हमारे घर से पानी है, तो ये संकट आ रहा है, बाढ़ का संकट आ रहा है हमारी तरफ, हमें पहले से पता चल जाएगा कि संकट हमारी तरफ चल के आ रहा है ना। लेकिन जब आपदा आती है तो बताते नहीं, तुरंत आएगी खत्म। और इसको ऐसे समझ लेना आप लोग, आपदा को, जैसे सॉरी संकट को, जैसे हम गए जंगल से निकल रहे थे, है ना, जंगल से निकल रहे थे, आप यूं समझिए जैसे हम जंगल से निकल रहे थे, बाइक से हैं हम, और इधर खूब जंगल है, इधर भी खूब जंगल है, यहाँ पर रोड है। अचानक से एक टाइगर हम पे हमला कर दिया और तुरंत वो हमारी गर्दन को जकड़ लिया। एक टाइगर ने हम पर हमला किया जंगल से निकल के, हमें पता नहीं चला, हम पर हमला कर दिया, तो ये आपदा होगी, आपदा है ये। लेकिन अगर यहाँ पर शेर खड़ा है, यहाँ पर क्या खड़ा है? शेर। हम बाइक से आ रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमारे सामने क्या है? संकट है। सामने क्या हो जाएगा? संकट। समझ गए? सामने हमारे संकट खड़ा है, हमारे सामने शेर खड़ा है। लेकिन अगर इधर से अचानक से हमला कर दे और हमारा काम खत्म कर दे, तो पता चलेगा कि क्या हो गया? ये आपदा आ गई अचानक से। इसी तरह से ये होती है, जबकि आपदाओं में से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। मतलब जब आपदा आती है तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कितना नुकसान हो जाएगा, कोई आंकड़ा नहीं होता। नुकसान होने के बाद आंकड़ा लगाया जाता है उसका। जब नुकसान हो जाता है तब आंकड़ेबाजी होती है कि अरे भाई इतना नुकसान हो गया है, बहुत बड़ी आपदा आई थी भाई। लेकिन जब संकट आता है तो पहले से लोग सजग होने लगते हैं, पहले से लोग तैयार हो जाते हैं कि अच्छा आपदा आने वाली है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए आपदाओं का वर्गीकरण किया गया यहाँ पर, प्राकृतिक आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जैसे वायुमंडलीय, ये आपदा है। अब कब तेज हवाएं चलेंगी किसी को पहले से नहीं पता, कब चक्रवात आएगा, टॉर्नेडो। सर आपदा से कोई फायदा भी हुआ है क्या? नहीं, आपदाओं से फायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए टॉर्नेडो। अब आपदा से ये फायदा होता है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं आपदा से फायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, यहाँ पे समझो, जैसे ये ज्वालामुखी यहाँ से फट के लावा यहाँ पर आया, मैग्मा यहाँ पर आया, ठीक, और ये कहीं जंगल के क्षेत्र में है जहां पर मानव नहीं रहता, तो इसमें से जो निकलने वाला मैग्मा है उसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? विभिन्न प्रकार के तत्व मिलेंगे, प्रकार के तत्व यहीं से मिलते हैं, तो ये हमें फायदा देगा। लेकिन अगर ये हमारे घर के आसपास फटेगा तो नुकसान कर देगा। तो दोनों चीजें हैं। ठीक, आगे देखिए, मैंने कहां पर थे हम लोग? यहाँ पर। तो वायुमंडल में जो घटनाएं घटती क्या क्या है? खूब तेज हवाएं चलेंगी, टॉर्नेडो आएंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, जो कि अभी हाल ही में आया था आपके यहाँ, मोथा। क्या नाम था उसका? मोथा। आप लोगों ने बताया नहीं, क्या नाम था? मोथा। सूखा पड़ेगा, तुषारपात हो जाएगा, ये सब वायुमंडलीय घटनाएं हैं। पृथ्वी में घटने वाली घटनाएं, मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचलें हैं उसमें हम देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले भूकंप का नाम आएगा, फिर ज्वालामुखी का आएगा, ये पृथ्वी में ही घटता है, फिर भूस्खलन आएगा, पृथ्वी में ही घटेगा, मृदा अपरदन होगा, पृथ्वी में घटेगा। आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना, आपसे क्या पूछे जाते हैं बाबू? उदाहरण। कीर्ति कुमारी जी,
नंदन बाबू दे रहे हैं, आप देख लीजिए वहीं पे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भौमिक जो स्तर है, भूकंप, भौमिक का मतलब होता है भूमि में। भूमि में क्या क्या आता है बताओ? भूमि में क्या क्या आता है? भूकंप आएगा। भूमि में क्या आएगा? ज्वालामुखी आएगा, फटेगा। भूमि में क्या होगा? भूस्खलन होगा। भूमि में क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। ये सब काम कहां हो रहे हैं? भूमि में हो रहे हैं, ठीक है। और आगे देखें, आगे जलीय आपदाएं क्या क्या आ सकती है? तो जलीय आपदा में बाढ़ आएगा, पानी में सुनामी आता, जब, हाँ एक चीज, जब समुद्र में या महासागर में मेरे बच्चे, समुद्र में या महासागर के अंदर क्या आता है? भूकंप। समुद्र में या महासागर के अंदर जब भूकंप आता है तो उससे सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है सर? सुनामी बाबू जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं वो स्थल की ओर घुसती हैं, अंदर की ओर, और वहां के सारी चीजों को नष्ट करती हुई आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। सुनामी क्या होती है? क्या होती है सुनामी? समुद्र में आने वाले भूकंप से की लहरों की वजह से जो समुद्र की लहरें हैं वो स्थल की ओर जाने लगती हैं, खूब ऊंची होकर के, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गई, ज्वार भाटा, आपने सुना होगा सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश मतलब आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र की जो धाराएं, सॉरी, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो तट की ओर बढ़ती हैं या पीछे हटती हैं, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, महासागरीय धाराएं हो गई, महासागरों में तूफान आता है, और ये तूफान अभी जो मोथा आया था, ये तूफान ही तो है, महासागरों में तूफान आया था, ठीक। और आगे चलते हैं और आपको कुछ चीजें समझाते हैं। जैविक आपदा, जैसे पौधे व जानवर उपनिवेश के कारण के रूप में टिड्डियां, कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि हो गए। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ था, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा कि कोविड-19 आया था। ये सारी चीजें क्या जैविक कारक होते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण देख लीजिएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कैसे कारण बन सकता है, आपदा का कारण बन सकता है कैसे? जहां पर संकट संभावित क्षेत्र होते हैं जिनका विकास कार्य आपदा का कारण बन सकते हैं, ऐसे उस स्थिति में होता है जब पर्यावरणीय पारिस्थितिकी की परवाह किए बिना ही विकास कार्य, मैंने क्या कहा, मनुष्य, मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, समझे? मनुष्य से खतरनाक कोई नहीं होता मेरे बच्चे, इतना याद रखना। सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? मनुष्य है। अब आप बोलेंगे क्यों सर, ऐसा कैसे कह दिया आप? मनुष्य से खतरनाक जानवर कोई नहीं हो सकता, और उसका कारण बता दूं क्यों? तो क्या करें बताओ बाबू हम, है ना किरण? मनुष्य इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो अपने विकास के पथ पर इतना आगे निकल चुका है कि उसे पर्यावरण दिखता ही नहीं है मेरे बच्चे, उसे पर्यावरण नहीं दिखता है, समझे? उसे पर्यावरण का कोई नहीं पड़ा, पर्यावरण से क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसे पर्यावरण की अगर थोड़ी सी भी टेंशन होती तो अपने विकास कार्य को करते समय वो पर्यावरण का बखूबी ध्यान रखता। अगर कोविड-19 आया है और कहते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी लोगों को, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोगों की डेथ हो रही थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। कभी सोचे कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? कभी आपने सोचा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही थी? बताओ बाबू, क्यों हो रही थी ऑक्सीजन की कमी? क्योंकि विकास के पथ में मानव इतना आगे निकल गया कि पेड़ पौधों को काट दे रहा था वो, और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो आपदाएं तो आएंगी ना, नहीं आएंगी? आपदाएं तो आएंगी। वही कोविड-19 था, लोग सिलेंडर लगाते थे ऑक्सीजन का, और जो प्रकृति के द्वारा ऑक्सीजन मिल रही थी तो उसका दोहन कर लिया। आप कल्पना करके देखो कि जहां पर पुराने टाइम पे खेत थे आज वहां पर घर बन गए, प्लांट नष्ट हो गए, समझ में आई बात? और जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो कोविड-19 जैसी बीमारियां हमेशा आती रहेंगी, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा आती रहेंगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको, क्योंकि आदमी अपने विकास को तो रोकता नहीं है, विकास में आगे बढ़ता जाता है, उसको एक फ्लैट और बनवाना है ना, ठीक। अब अगर उसको एक और फ्लैट तैयार करवाना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? जंगल या खेत होगा उसी को खरीदेगा, प्लाट को, और उसी को प्लाट को खरीद करके उसमें फ्लैट बनवाएगा। फिर तो पता नहीं कितने जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु वहां से नष्ट हो जाएंगे, कितने छोटे छोटे जीव जंतु वहां से नष्ट होंगे, कितने प्रकार के पेड़ पौधे वहां से नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नंदन, बिल्कुल 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 सही कह रहा हूं, ठीक। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि मानव कितना खतरनाक है, मानव कितना खतरनाक है, ये आप सब लोग समझ पा रहे हैं इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उधर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बाढ़ का पानी क्या हो और अधिक नुकसान ना कर सके, लेकिन कुछ समय पश्चात उस रुके हुए पानी से महामारियां फैलने से आरंभ हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्सर विकास कार्य आपदा का कारण बन जाता है। ये देखो, विकास कार्य क्या बन जाता है? आपदा का कारण। दिव्यांग सिंह, बहुत 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 धन्यवाद, आज मैं आपको सुंदर दिख रहा हूं, ठीक है, कल से नहीं दिखूंगा, ओके। ठीक है, चलो। आपदा से पहले देखो, आपदा से पहले, मजाक किया हूं, परेशान नहीं होना। नगमा वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो। दिव्यांग सिंह बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले इसको समझ लीजिए, ये चैप्टर समझने वाला है मेरे बच्चे, ठीक। ये चैप्टर समझने वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे साथ, फिर आपको जो भी बातें करनी हो बहुत समय मिलेगा, बात आपस में करिएगा, है ना। हाँ, वो ऋषु ने अभी बोला है ना, कीर्ति, ऋषु ने दिया ना। चलो आगे ध्यान से देखते हैं। आपदा के विषय में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना। अब देखो, आप लोग को मैं कितनी बार बोला कि मानचित्र कितना जरूरी है? मानचित्र जरूरी है कि नहीं? बताओ। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला कि कुछ लोग आपदा के पहले तैयार हो जाते हैं,
कैसे? कि उनका मानचित्रण कर लिया जाता है, कहां पर भूकंप जोन ज्यादा है, कहां से भूकंप ज्यादा आते हैं। जैसे हम बात करें तो हिमालय का जितना पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर भूकंप सर्वाधिक आते हैं। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा भूकंप वहां आते हैं। अब मुझे कैसे पता? तो हमारे जो जियोग्राफर्स है, उन लोगों ने इसकी पहचान किया, इसकी मैपिंग किया, कहां पर ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। आपदा के समय क्या क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए आपदा के समय? तो आपदा के समय भागने से बेहतर है, भाई लोग भागते तो आइए पहले, बेशक बिल्कुल कीर्ति, भाई आपदा के समय लोग भागते तो ही है ना, लेकिन जब अगर आपदा आ ही गई तो क्या किया जाए? तो युद्ध स्तर पर तैयारी होनी चाहिए उसके बचाव के लिए। किस स्तर पर? युद्ध स्तर पर, मतलब एकदम रेडी होना चाहिए। ठीक है नंदन, ठीक है। मैंने क्या बोला? युद्ध स्तर पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो भी, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, सब बिल्कुल अलर्ट मोड में होना चाहिए कि आपदा आ गई है, हमें बचाव कार्य करना है, हेलीकॉप्टर तैयार होने चाहिए, सारी चीजें वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, सारे स्टाफ होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये होता है आपदा के समय। ठीक है, पीड़ित व्यक्तियों को निकालना, राहत कैंप में भेजना, जल चिकित्सा उपलब्ध कराना, भोजन पहुंचाना। आपदा के पश्चात क्या होता है? आपदा के बाद जैसे किसी का घर गिर गया, ये हो गया, तो उन्हें पुनर्वास देना चाहिए, मतलब उनके रहने की व्यवस्था देनी चाहिए। चक्रवाती आपदा देख लीजिए आप लोग। चक्रवाती आपदा में, चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो चारों ओर से उच्च वायुदाब द्वारा घिरा होता है। अब चक्रवात के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि चक्रवात इस प्रकार से उठता है बाबू, ऐसे ऐसे चलता है चक्रवात। अगर चक्रवात की बात करें हम, तो चक्रवात कैसे चलता है? इधर से ये वायु आती है और एक वायु इधर से आती है और ये दाहिने मुड़ जाती है। ये अपने बाएं मुड़ती है इस तरह, ये अपने दाहिने मुड़ती है, ये बाएं मुड़ेगी, ये दाहिने मुड़ेगी, ये बाएं मुड़ेगी, ये अपने ऐसे इस तरह से, फिर धीरे धीरे ये यही तरह सेंटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सेंटर। तो ये इस तरह से बना लेंगे, फिर ऐसे ऐसे। ठीक, तो इसको कहते हैं चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात का जो आधार होता है वो ऊपर होता है, आधार, और चक्रवात का जो शीर्ष होता है वो कहां होता है? नीचे। ये चक्रवात का शीर्ष है, बहुत घातक होता है ये। तो जो भी सामने बिल्डिंग पड़ेगी, जो भी पड़ेगा उसको सब नष्ट कर देगा। ये यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करता है ऊपर, और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी करता चलता है ये। ठीक, समुद्र से पानी उठाता है ये, है ना, बारिश भी करता है। ये होता है चक्रवात। ये देखो, वायु चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। मैंने क्या बताया इसे? चक्रवाती आपदा में वर्षा सामान्य से 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर अधिक होती है, बारिश भी होती है, मैंने बताया। साथ ही तेज हवाओं का परिसंचरण भी होता है, तेज हवाएं भी चलती हैं, सारी चीजें होती हैं, है ना। आगे, चक्रवाती आपदा के विनाशकारी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या विनाश हो सकता है? मैंने आपको क्या बताया? चक्रवात से क्या हो सकता है? जो आसपास की बिल्डिंग है वो गिर जाएंगी, लोगों की इमारतें गिर जाएंगे, लोगों के घर गिर जाएंगे, लोगों की गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें, लोग खुद उड़ जाएंगे। देखो, चक्रवातों का आकार छोटा होता है और दाब प्रवणता अधिक होती है। वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है, अतः इससे जान माल की भारी हानि हो जाती है और इमारतें गिर जाती हैं अथवा जर्जर हो जाती हैं। इन चक्रवातों से भारी वर्षा होती है जिससे बाढ़ आ जाती है ना। समुद्र में चक्रवात से ऊंची ऊंची लहरें उठती है जिससे क्या हो जाता है? मछुआरों और नाविकों की जान चली जाती है, खतरा हो जाता है, नावें डूब जाती हैं। ओके, तटीय क्षेत्रों के निवासियों को जान माल की हानि बहुत होती है जो बिल्कुल समुद्र के तट पर होते हैं। सूखा, देखिए सूखा कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। किसी विशेष क्षेत्र में, मैंने आपको बताया, जिस वर्ष आपके यहाँ लानिनो आएगा उस वर्ष आपके यहाँ सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सूखा पड़ने की संभावना, पड़ने की संभावना। ठीक, लानिनो। अब मैंने लानिनो एल नीनो बहुत अच्छे समझाया आपको। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर सामान्य से कम वर्षा की मात्रा को सूखा कहते हैं। और एल नीनो होता है तो आपके यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती, लेकिन लानिनो में इतनी अच्छी वर्षा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होगी, नहीं होगी। सूखा के प्रकार, इसके निम्न 4 प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, या एक स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, वर्षा की कमी। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं उसे कृषि सूखा कहते हैं, मतलब पर्याप्त मानसून नहीं होता। जब पर्याप्त मानसून नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगा। जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? जिस समय दलदली और भूमिगत जल जलाशयों में जल स्तर का एकदम सीमा कम हो जाए, गिर जाए, पीने के लिए पानी की समस्या हो जाए, पीने के लिए मतलब सिंचाई के लिए समस्या हो जाए, पीने के लिए, या तो किसी भी प्रकार से जल हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, चाहे भूमिगत जल हो चाहे बहता हुआ जल हो, कोई भी जल हमें नहीं मिल पा रहा है, इसी को हम कहते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा। ठीक, पानी की कमी, पारिस्थितिकी सूखा। देखिए, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाएगी तो हमारा पर्यावरण में क्या हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा, पर्यावरण हमारा नष्ट होने लगेगा। चलो डॉक्टर नमस्कार, स्वागत है, आभार आप सभी का। माफ कीजिएगा, सिर्फ खाते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड में। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। क्या कमेंट सेक्शन में आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बेटा, आवाज पहुंच रही है? आज फाइनल क्लास है सर? जी सर, आज फाइनल क्लास है बेटा आपकी ज्योग्राफी की। यार कमेंट सेक्शन में फटाफट से एक्टिव हो जाओ यार, ये देश है, ये जवानों का, अलवेनों का, मस्तानों का, इस देश का यार क्या कहना। और वीर नौजवान जब तक अपनी उंगलियों को नहीं चलाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, देखिए आपका हंकार बैच के अंदर सिलेबस कंप्लीशन हो गया है, बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीशन हुआ है, और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि बिहार के लाखों छात्रों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते रहे। उसके लिए हमें जितने प्रयास करने पड़े। आत्मा सर लगभग 2 वर्षों से हमारे साथ जुड़े, 2 वर्षों तक विद्याकुल के विजन को, 2 साल तक विद्याकुल के मिशन को हमारे साथ आगे बढ़ाया, और आज बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सर विद्याकुल परिवार से दूर हो रहे हैं। शायद कुछ समय के लिए फिर कोई मौका आएगा जब फिर जुड़ेंगे, और इसी तरह से अवसर और मौके बनते हैं, लेकिन जीवन का एक सत्य ये भी है कि हम सबको अपनी अपनी मंजिलों की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्लियर? क्लियर बेटा यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आपका रिवीजन होना है, आपके रिवीजन के लिए आकाश सर कंटिन्यू करेंगे। नीव बैच आपका बहुत जल्दी आने वाला है। नीव बैच के अंदर आपका एंटायर रिवीजन होगा जिसे आकाश सर करेंगे, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश यही रही है कि आपको हमेशा बेहतर से बेहतर ही मिले। अब हम आत्मा सर को क्यों निकाल रहे हैं? हम आत्मा सर को नहीं निकाल रहे, आत्मा सर को निकालते तो हम यहाँ पर नहीं खड़े होते, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर उदाहरण के तौर पर सरकारी नौकरियां होती हैं, बताइए फटाफट से, सरकारी नौकरी होती है ना, आपने बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी में जाना है, बताइए फटाफट से। कौन कौन बच्चा यहाँ से यूपीएससी क्रैक करना चाहता है? कौन कौन बच्चा यूपीएससी क्रैक करना चाहता है? फटाफट से बताइए। ज्यादा मोटिवेशन नहीं दीजिएगा, मोटिवेशन देते नहीं है हम, मोटिवेशन तुम देते हो, हम मोटिवेशन नहीं देते, सीधे सीधे सच्ची बात बताएंगे। कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है यूपीएससी? कौन कौन करना चाहता है? करना चाहते हो ना? अब अगर पुराने लोग अपने पद को नहीं छोड़ेंगे तो नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा? संभव है सर? बिल्कुल सर, संभव हो पाएगा सर?
लेकिन इस देश को चलाने के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए, नई नीतियों के आगमन के लिए, नई नीतियों को लागू करने के लिए हमेशा देश के वीर सपूतों की जरूरत पड़ती है। और ये क्रम है बेटा, ये जीवन का क्रम है। इसमें ना किसी को हटाया जा रहा है, इसमें ना किसी को निकाला जा रहा है। मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं, देखो यही मैं भी यही मानता हूं, क्लियर है। लेकिन नए लोगों को मौका तब मिलेगा बेटा जब जब पुराने लोग नए बच्चों को, नए कपूलों को फूलने का, उगने का मौका देंगे। यही तुम्हारे साथ है, यही हमारे साथ है। कल को कोई अखिल भैया को भी रिप्लेस करेगा और अखिल भैया को रिप्लेस हो ही जाना चाहिए। अगर अखिल भैया रिप्लेस नहीं होंगे तो नए लोगों को कैसे चांस मिलेगा, आपको कैसे चांस मिलेगा? अगर सदैव सदैव हमेशा के लिए मैं ही गद्दी पर विराजमान हो गया तो आप लोग जो इतना पढ़ रहे हैं, आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कैसे मौका मिलेगा? ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। बेटा ऋषि कुमार, मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करा दूंगा बिना किसी देर के, इमीडिएटली। एक बच्चा ऐसा नहीं चाहिए बेटा जिसका पढ़ने से ज्यादा बाकी सारी चीजों में मन हो, तो है ना। विद्याकुल के अंदर डे वन से, पहले दिन से, पिछले 7 सालों से सिर्फ एक चीज को पोषित करने का काम किया है, और वो क्या है? वो ये है कि आप सबके भविष्य बेहतर बने। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगातार कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल आत्मा सर ने हमारे साथ मेहनत की है। मैं बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पे आया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपका मेरा प्लान था, मैं अचानक यहाँ पे अकस्मात आ गया हूँ। तो इसलिए मैंने सबको कुछ सिखाया भी नहीं है, कुछ पढ़ाया भी नहीं है, कुछ बताया भी नहीं है, बोलना है। इस बीच में मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साथ में मिलकर किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए। जो प्रोजेक्ट फेल हुए उसमें हम सबकी लर्निंग बनी, हम लोगों ने कुछ सीखा। जो कामयाब हुए उसके नतीजे आप सभी को मिल रहे हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जीवन में तुम्हें तुम्हारे गोल से भटकने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे गोल से बहुत दूर लेकर जाएंगे, ठीक है। और इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्राकृतिक है आपका उन सारे भटकाव में आ जाना। इसीलिए बहुत बहुत संयम के साथ, बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने भविष्य को बनाने की इस लड़ाई में, इस क्रम में अपने गोल को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। और मेरे अनुसार, मैं जितना कह रहा हूँ ये मेरे अनुसार है, मेरे मानने के अनुसार है कि हमारी ओर से, विद्याकुल परिवार की ओर से पिछले 2 सालों में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हुई है जहाँ पे ये अलगाव आए, ठीक। लेकिन दस्तूर है, बहुत सारी चीजें होती है। अक्सर की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम विद्याकुल की हो सकती है। तो बहुत बार समीकरण इक्वेशन उस तरह से नहीं बन पाती है। तो उस बीच में बहुत हंसते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए हम सबका अपने अपने गंतव्य, अपने अपने मंजिल की ओर निकल जाना ही बेहतर होता है। मैं फिर कहता हूँ, नए लोगों को सदैव मौका मिलना चाहिए, और यह मौका अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते प्रीति जी। हाँ, तो इसलिए बहुत धैर्य के साथ आज की क्लास कंप्लीट कीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उन चुनिंदा बच्चों में से हैं जिनका समय रहते सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जिनका कंप्लीट 11th का रिवीजन भी हो जाएगा, जिनकी नींव मजबूत हो जाएगी, और आप 12वीं में टॉपर बनने के लिए तैयार होंगे। और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी जो फाउंडेशन, जो फंडामेंटल आपको रिक्वायर्ड है, वो सब देने की कोशिश लगातार विद्याकुल परिवार में बाकी सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपको मिलती रहेगी। तो परेशान मत होइएगा। आत्मा सर की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर आत्मा सर को बुला लिया जाएगा। आत्मा सर यहीं रहते हैं पास में, हम जाएंगे, गाड़ी में बैठा लेंगे, सर को कॉल कर देंगे, सर अपनी गाड़ी से आ जाएंगे। उसके बहुत सारी क्या कहते हैं तुमने, ऑल्टरनेट को क्या कहते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। तो कोई इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ एक जुड़ाव होता है, 100% होना भी चाहिए। लेकिन आपकी जर्नी, जीवन में वो व्यक्ति जो शीर्ष पर जाना चाहता है, उसे अकेले ही रहना पड़ता है। तुम्हें बात शायद अभी समझ में नहीं आएगी, ज्यादा बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन वो व्यक्ति जो शीर्ष पर रहना चाहता है, शीर्ष की यात्रा को करना चाहता है, उसे अकेले रहना पड़ता है। और उसे किसी भी प्रकार की जुड़ाव से बचना ही पड़ता है। क्योंकि एंड गोल क्या है? एंड गोल है आपकी तरक्की। अंतिम लक्ष्य क्या है? आपके सपने साकार होना। हम सब तो माध्यम है। आज मैं माध्यम हूँ, आज आत्मा सर माध्यम है, कल कोई और माध्यम होगा, लेकिन आपको अपने सपनों तक पहुंचना है। माध्यम तो बदलते रहेंगे। क्या अब सोचो, आत्मा सर कल को सोचेंगे ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिर कहने का सिर्फ इतना है कि माध्यमों से जुड़ाव कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन इस बीच में अपने लक्ष्य को मत भूल जाना। क्लियर है? हिस्ट्री क्लास में बैठा हूं, हिस्ट्री क्लास में तक आपको सर उनकी कुछ आ चुकी है राजेंद्र की। हिस्ट्री की क्लास में बेटा कराता हूं 100%, 11th में भी आता हूं, 12th में भी आता हूं। बिल्कुल परेशान ना हो बेटा, चेंज कीजिए का तो कोई सवाल नहीं होता, चेंज करने का तो कोई सवाल नहीं होता, है ना। लेकिन आपकी क्या परेशानी है, उन परेशानियों को कल समझेंगे, आपके साथ साझा हो जाएंगे, आपके साथ लेक्चर में आधे घंटे का समय कल आपकी परेशानियों पर देंगे, उनका समाधान निकालेंगे। क्लियर है? तो आप कितनी देर करते लेक्चर? मुश्किल से 10 पीपीटी और बची है। 10 पीपीटी और है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद 11th का भी कंप्लीट। यार ये देखो, ये पोटेंशियल है। हाँ, ये पोटेंशियल है। 12th का 11th का सबका सिलेबस कंप्लीट करके जाना, ये बताता है कि आप नैतिक रूप से मजबूत है। और मुझे नहीं लगता किसी अलगाव में मतलब जन्म मतलब जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा डायरेक्ट मार के पकड़ा दिया बिना किसी प्लानिंग के भाई। ऐसा नहीं है। देखिए, एक टाइम होता है, जैसे मैंने आपको अभी इसी में आपदा में पढ़ाया कि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, चेंज आते रहते हैं। प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है, जब फिर चेंज की जरूरत होती है फिर चेंज होता है। और ये जो कहानी है ना, ये कम है, ये कंटिन्यूअसली होता है, बीच में स्टॉपेज नहीं लेता है। क्योंकि प्रकृति में जब अनबैलेंस होगा कहीं पर भी, तो बैलेंस तो सर जरूर करेगी अपने आप को, कहीं पर भी होगा। और ये समस्या चाहे मेरी तरफ से हो, चाहे सर की तरफ से हो, चाहे अदर पार्ट की तरफ से हो, कहीं ना कहीं तो ये हमारे समाज का एक पार्ट है ना, वो तो होता रहता है। उसके कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही कहूंगा, दिल लगा के पढ़ना, मेहनत करना, टॉपर बनना और नाम रोशन करना, बस। मला आगे ठीक है। तो आज अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। कल मुलाकात होती है 100% इसी क्लास में। मैं इमीडिएट जाकर राजेंद्र से बात करता हूं, करो आपकी क्लास में मुलाकात होती है। 10 पेपर से अपने सारे डाउट्स को लिखना, तो डाउट्स को सॉल्व करने का देना। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर, लव यू। ओके, मैं आपका क्वेश्चन 10 मिनट पूरा दूंगा। बिल्कुल। अच्छी सलाह है। तो मैंने क्या बोला कि पारिस्थितिकी सूखा भी हो सकता है, ठीक है। पारिस्थितिकी सूखा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी सूखा क्या है आपको बताया ना। पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? कोई भी इकोसिस्टम है, एनीवन, है ना, कोई भी इकोसिस्टम है, वह इकोसिस्टम में अगर एक भी अनबैलेंस्ड हो गया, चाहे आप जलीय स्तर पर देखिए, वायु के स्तर पर देखिए, स्थलीय स्तर पर देखिए, तो समस्याएं तो आ ही जाएंगी मेरे बच्चे, समस्याएं तो आ ही जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां तक मैंने बताया ना कि उसे पारिस्थितिकी सूखा कहा जाएगा। नेक्स्ट, सूखे से निवारण के उपाय। सूखे से निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं सूखे से निवारण के उपाय? तो खेतों को ध्यान से पढ़ना, लोगों को तत्कालिक सेवाएं प्रदान करना, जैसे सुरक्षित पेयजल वितरण। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, क्या आ गया कि सूखे से कैसे उपाय हो, सूखा पड़ जाए अगर देश के अंदर तो कैसे उसको व्यवस्थित करें, लोगों के जीवन को कैसे बचाएं। तो सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, जल ही जीवन है। अगर सूखा पड़ा है तो इसका मतलब पानी की कमी है ना। और अगर पानी की कमी है मेरे बच्चे, तो पानी की व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी ना। पानी की व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी, दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी,
ठीक है। व्यक्तियों के लिए भोजन, उन्हें सुरक्षित स्थान, भूमि जल भंडार की खोज करना, जिसके लिए भौगोलिक सूचना जीआईएस, इसको याद रखना बाबू, ये पूछा जाता है जीआईएस, है ना, जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, जीआईएस, भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। इससे हम पता लगाते हैं कि कहां पर पानी है, कहीं पर मिल जाए तो हमारे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था तो हो जाए। हाँ चलेगी, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक चलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जीआईएस के माध्यम से खोजना पड़ेगा। मान लीजिए कोई इतना बड़ा एरिया है मेरे बच्चों, कोई इतना बड़ा एरिया है, यहां पर सूखा पड़ गया, तो हम जीआईएस के माध्यम से यहां खोजेंगे कहीं तो पानी मिल जाए। जहां पानी मिल जाएगा, मान लो यहां मिल गया, यहां से खुदाई करके पानी निकाले, कम से कम लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो कर पाएंगे मेरे भाई, लोगों को पीने के पानी, क्योंकि जल ही जीवन है, लोगों को पीने का पानी तो मिल जाएगा, है ना। और ये किस माध्यम से होगा? ये होगा जीआईएस के माध्यम से, जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के माध्यम से, भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण एवं संचय करना, हमें जल को बेकार नहीं करना, वेस्ट नहीं करना मेरे बच्चे, जल को हमें बचाना है। जैसे मान लो बारिश होती है, पानी बह करके निकल जाता है, वेस्ट हो गया, अगर उसी पानी को हम सुरक्षित कर लें कहीं पर, उसे प्यूरिफाई करके अपने उपयोग में ले सकते हैं। आपको बता दूं, जल संभरण क्षेत्र, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो। जैसे राजस्थान में एक योजना चलती है अरवारी संसद, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू, तमिलनाडु सरकार ने तो अपने यहां तक कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर बनवाएगा तो अपने घर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाएगा, मतलब पूरी टंकी बनवाएगा कि बारिश का पानी हो तो रुके वहां पर, ताकि पानी की समस्या से निजात मिल पाए। इस तरह के लोग हैं। ठीक, इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। नदियों में छोटे बांध बनाए जाते हैं, नदियों को आपस में जोड़ा जाता है, नदियों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसको हम जल ग्रिड कहते हैं। जल ग्रिड, जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहां पर नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ करके पानी पहुंचाया जाता है। उन नदियों को जो वर्षवाहिनी नदियां है ना, नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। इसको वृक्षारोपण द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाकर सूखा से काफी हद तक छुटकारा दिलाया जाता है। तो नदी जोड़ो योजना भी चलती है, नदी जोड़ो परियोजना चलती है। एक नदी को दूसरी नदी से लिंक किया जाता है। जैसे जो हिमालय के क्षेत्र से निकली हुई नदियां हैं, हिमालय के क्षेत्र से निकली हुई जो नदियां हैं मेरे बच्चों, वो नदियां वर्षवाहिनी होती है, तो उन्हें नहर के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से जोड़ दिया जाता है, ताकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां उसमें भी वर्ष भर पानी बना रहे, ताकि वो सूखा से प्रभावित ना हो। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, आगे चलता हूं। नेक्स्ट, भूकंप। भूकंप तो सबको पता है कि जब भूकंप आता है तो किसी को बता के नहीं आता। आने वाला ये बड़ा भूकंप देखिए, घर कैसे गिरे, ये मलबा है। भूकंप पृथ्वी की भूपटपटी होती है, उसको हिला देता है पूरा। वो हलचल जिससे पृथ्वी हिलने लगती है और भूमि आगे पीछे खिसकने लगती है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाले किसी भी संचलन के परिणाम स्वरूप जब धरातल का ऊपरी भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ये सब कुछ आप जानते हैं, और भूकंप को बहुत डिटेल से बताया हूं। ESPL है ना, PSL, ये आपकी भूकंप की तरंगें होती हैं। पी को प्राइमरी बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, सब आप जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो नहीं जानते। एस को सेकेंडरी या द्वितीयक कहते हैं, है ना, और एल को क्या बोलते हैं? लव वेव बोलते हैं, लव वेव बोलते हैं। ओके, या इसी को हम सरफेस वेव भी कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं धरातलीय तरंग। सबसे खतरनाक यही तरंग होती है, एल वेव। ठीक है, भूकंप को महाविनाशकारी आपदा माना जाता है। इसमें प्रायः संकट की स्थिति पैदा होती है। भूकंप मुक्ता विवर्तनिक हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान के टूटने खिसकने, खान माइनिंग होती है ना, जब कहीं पर विस्फोट होता है माइनिंग होते समय, तो वहां पर धसान आ जाता है, वहां पर भूकंप आ जाते हैं। जलाशय में जल की इकट्ठा होने से भी, अब जैसे मान लीजिए कोई रिवर ऐसे प्रवाहित हो रही है, कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। ये यहाँ पर क्या किया गया? एक बांध बना दिया गया। अब बांध से विभिन्न चैनल है यहाँ पर, अब पानी यहाँ पर रोक दिया गया, तो ये पानी का जो दबाव है यहाँ के पृथ्वी पर पड़ेगा, यहाँ पर जो नीचे भूमि है, पानी का दबाव यहाँ पर पड़ेगा, और दबाव पड़ने से कई बार ये पृथ्वी मतलब भूमि धंस जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? भूकंप की स्थिति आ जाती है मेरे बच्चे। क्या आ जाती है? भूकंप की स्थिति आ जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। देखो, भूकंपों के परिणाम क्या होते हैं? भूकंपों से होने वाले नुकसान को निम्न बिंदुओं से जानते हैं। जान माल की भारी क्षति होगी, भूस्खलन होगा, आग लग सकती है, तटबंध बांध टूट सकते हैं, सागर महासागरों में बड़ी प्रलयकारी लहरें, सुनामी। मैंने बताया ना, अगर महासागरों या सागरों में कोई भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसको भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? बताओ, कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? बताओ, कम करने के मेरे बच्चों उपाय क्या हो सकते हैं? भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को समय पर सूचना देनी चाहिए। सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना चाहिए, मतलब ये पता लगाना चाहिए कहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, कहां पर भूकंप कम आते हैं। ये पहले से पता होना चाहिए। तो जहां पर भूकंपी जोन है ना, वहां पर लोगों को बसने से रोकना चाहिए। जहां पर भूकंपी जोन है ना, वहां पर लोगों को बताना चाहिए कि यहां पर अपने जो मकान बनाइए, भूकंप रोधी बनाइए। आप लोग समझ गए? ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो मस्त बिंदास पढ़ो। संभावित जो सूचना लोगों तक देना तथा इन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बाद शिक्षित करना, वही मैंने बताया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार, मैंने कहा ना, भूकंप रोधी घर बनाने चाहिए। भवनों को डिजाइन में सुधार लाना चाहिए ताकि भूकंप आए भी तो घर गिरे ना। उन्हें भूकंप रोधी बनाना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित कर देना कि यहां पर ऊंची इमारतें नहीं बनेंगी भाई। बड़े औद्योगिक संस्थानों, शहरीकरण को बढ़ावा ना देना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना। सुबह क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। ये क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा आपका भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय। ठीक है, भूकंप। अब मैं अभी क्या बताया? हिमालय के रीजन को बताया था ना आप लोगों को, हिमालय के रीजन को बताया था ना, हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप क्यों आते हैं? अब बताया, इस कांसेप्ट को मैं समझा देता हूं, तुरंत क्विक समझाता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस तुरंत समझाऊंगा, सेकंड लगेंगे, बस जस्ट कुछ सेकंड लगेंगे। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर आप देखते हैं कि ये तो आपका ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हो गया, 3 श्रेणी ये हो गई, और ये हो गया बृहद हिमालय का क्षेत्र, ये वाला। और आपको पता है ना, ये सारी जो श्रेणियां हैं, ये इंडियन प्लेट और चाइना प्लेट के मिलने पे। अब आप बताइए, जहां पर दो प्लेटें आपस में मिल रही हो, एक ये नीचे से प्लेट जा रही है ये वाली ऐसे, और ऊपर से आ रही है चाइना प्लेट इस प्रकार से ऐसे, और जब ये दो प्लेटें आपस में जहां पर टकराएंगी तो वहां पर भूकंप आएगा, और वो टकराती कहां है? यहीं पर टकराती है। तो जितना हिमालय रीजन है, जितना यहां से लेकर के ये हिमालय रीजन है, ये वाला, यहां पर बहुत भूकंप आते हैं। ठीक, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि ऊपर चाइना प्लेट, नीचे ये, और यहीं पर ये सब हिमालय बने हैं, ये हिमालय श्रेणियां यहां पर,
यहीं पर आपके हिमालय का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, बहुत भूकंप आते हैं, क्योंकि जहां पर दो प्लेटें आपस में मिलेंगी वहां भूकंप आएंगे, नो डाउट। ठीक, तो याद रखिएगा एक बात को बहुत अच्छे से कि ये दोनों प्लेट कौन सी, इंडियन प्लेट और चाइना प्लेट जब आपस में मिलती है तभी हिमालय का निर्माण हुआ है, और ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है इसीलिए यहाँ पर भूकंप सर्वाधिक देखे जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा भूकंप भूकंप आपको नजर आते हैं। ओके जी, आइए देखते हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत है जिसके निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। हिमालय क्षेत्र में अभी भी भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर, देख रहे हो किधर बढ़ रही है, भारतीय प्लेट निरंतर किधर बढ़ रही है भाई, किधर बढ़ रही है, ये बढ़ रही है भारतीय प्लेट, है ना, निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है, जिसके कारण क्षेत्र प्रायः भूकंप आते रहते हैं और भूकंपी हलचलें होती रहती हैं। क्लियर एकदम, चलो बहुत बढ़िया। आगे सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं, सुनामी समुद्र में भूकंप है, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती है। मतलब ये कहां होती है, समुद्र या महासागर के अंदर ही होती है सुनामी। सुनामी के इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, तो सुनामी से मेरे बच्चे, है ना, सुनामी के इफेक्ट क्या हो सकते हैं बताओ, क्या हो सकते हैं, तो जितने तटवर्ती इलाके हैं समुद्र के तट वाले वो बर्बाद हो जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुनामी बहुत बड़ा खतरा है। सुनामी समुद्र तट पर विराट, मतलब खूब ऊंची लहरें आएंगी, 20-20 मीटर ऊंची लहरें समुद्र से, है ना, अपार शक्ति के साथ प्रहार करती है, बिना किसी चेतावनी के पानी के बम की तरफ टकराती है, जैसे लगता है बम टकरा रहा हो घरों में। एक घरों को गिरा देती है, गांवों को बहाकर ले जाती है, पेड़ पौधे बिजली खंभों को उखाड़ देती है, नावों को तट से दूर बहाकर ले जाती है, और अंत में वापस जाते समय हजारों असहाय पीड़ितों को समुद्र में घसीट कर ले जाती है। सुनामी का प्रभाव बहुत ही विध्वंसकारी होता है। भारत में 2004 में आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा गुजरात के तट पर भूकंप से। अब देखिए भारत में बाढ़ क्यों आती है, क्यों आती है भाई, वर्षा ऋतु में नदियों का जलस्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, सब जानते हो तुम लोग। तब वह नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों, खेतों और आसपास की जमीन के निचले हिस्सों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। अब हम क्या बताएं, बागमती, कोसी, गंडक हमारे लिए तो और आफत है, पूरे बिहार के लिए भारी वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बांध टूटने और प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलाप भी बाढ़ को लाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं बताओ, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत में कौन कौन से लगते हैं, कहां पर बाढ़ आ सकती है बताओ, सभी लोग बताओ, भारत में बाढ़ कहां आ सकती है, देखते हैं कौन कौन मेरे बच्चे बताएंगे कि भारत में बाढ़ कहां कहां आ सकती है। चलो बताओ मेरे बाबू, सभी लोग बताओ, भारत में बाढ़ कहां कहां आ सकती है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, भारत में बाढ़ कहां आएगी। जैसे ये गंगा ऐसे प्रवाहित होती है, गंगा है, ठीक, गंगा है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवाहित होती है, ऐसे आती है ये बांग्लादेश में, यहाँ से सिंधु जाती है, ऐसे जाती है, सिंधु की कई सारी सहायक नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, और इधर से सतलज जाती है, ये सतलज है, और ये सब जाकर कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिठानकोट में। अब ये बताओ जहां पर वर्षवाहिनी नदियां हैं, अगर वहां पर बारिश का भी पानी आ जाएगा, यमुना की कई सहायक नदी है, यमुना है, इधर से रामगंगा है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, तीस्ता है, बहुत सारी नदियां हैं, इधर से सोन नदी आ जाएगी, पुनपुन नदी आ जाएगी, है ना, और यमुना की कई सहायक नदी है, चंबल हो गई, है ना, केन हो गई, यमुना की सहायक नदियों में, तो ये सारी नदियां आ जाती हैं। अब देखो जब ये पूरा उत्तर भारत नदियों से पटा है, और अगर थोड़ी भी बारिश होगी तो इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, और जहां पर जगह कम हो, जहां पर मैदान ही ना हो, वहां तो बाढ़ के और आलम हो जाएंगे। तो असम बहुत प्रभावित हो जाता है बाढ़ से, असम, पश्चिम बंगाल बहुत प्रभावित होता है, पश्चिम बंगाल, और हमारा बिहार बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि ये वाला पूरा रीजन बिहार का है, बिहार भी, और फिर बिहार के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत प्रभावित होता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर। इस बार तो अभी आपने पंजाब में क्या हाल देखा ही है सब लोग न्यूज में, है ना, यहाँ पर भी बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के आलम बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान से देखना। असम हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकांश नदियां विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में आकस्मिक बाढ़ आती है यहाँ पर, है ना, पंजाब में क्या होती है, अचानक से बाढ़ आ जाती है। चलो ये मैंने आपको बताया। बाढ़ को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो बाढ़ के रोकने के उपाय मेरे भाई क्या क्या हो सकते हैं, बाढ़ के रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं बताओ, बाढ़ के रोकने के उपाय। तो देखो, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों के तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह जाकर बसने के लिए कहना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के बसाव पर नियंत्रण करना, ज्यादा लोग उसके पास ना बसें, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्रों की स्थापना करना, तूफान के आगमन की सूचना देना, प्रसारित करके इससे होने वाले नुकसान को, प्रभाव को कम किया जा सकता है। पश्चिम भारत की बाढ़, पश्चिमी भारत की बाढ़ पूर्वी भारत की बाढ़ से अलग कैसे। देखो पश्चिमी भारत में जो बाढ़ आती है वो मौसमी होती है, थोड़े दिन के लिए आएगी। भारत के पूर्वी भाग में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर, कोसी, तीस्ता, तोरसा, इनमें हर वर्ष लगभग बाढ़ आती रहती है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय निवासी नदियों को विध्वंसकारी नदियां कहते हैं। अब देखो, जैसे ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं, कहाँ का, असम का शोक, और कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक, देख लो, है ना, ध्यान से देखना, आगे दिया होगा। पश्चिम भारत में कुछ नदियों को छोड़कर ज्यादातर नदियां मौसमी नदियां हैं। वही तो मैं बताया, एक कम ढाल अधिक बरसात या बाढ़ से बचाव के लिए किए गए उपायों की अनदेखी करके परिणाम स्वरूप पश्चिम भारत में जब कभी बाढ़ आती है तो अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे तो ज्यादा यहाँ बाढ़ आती नहीं, और अगर कभी आई तो नुकसान बहुत होता है। ठीक है जी, बहुत नुकसान होता है। अत्यधिक संवेदता क्षेत्र, सुवेदता क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, मैं तो आपको बता चुका सबसे ज्यादा यहीं पर समस्या है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी के अधिक वर्षा ढाल वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर वाले अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र, है ना, ये सब सम्मिलित होते हैं अत्यधिक सुविधता में। अधिक सुविधता में मतलब उससे कम। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां अत्यधिक सुविधता वाले क्षेत्रों की परिस्थितियों से मिलती जुलती हैं। अंतर केवल इतना है कि इन क्षेत्रों में भूस्खलन, गहनता एवं आवृत्ति कम होती है। इन क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र में सारे राज्य, हिमालय के सारे राज्य, हिमालय क्षेत्र के राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिमालयी राज्य हो जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को। असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों में किसको छोड़कर, असम को छोड़ करके बाकी सारे पूर्वोत्तर के राज्य आ जाएंगे इसमें। मध्यम कम सुविधता वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में लद्दाख, स्पीति, अरावली की पहाड़ियां जो पुरानी है, पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र मतलब दूसरे साइड वाले, दक्कन का पठार, इसके अतिरिक्त मध्य पूर्वी भारत के खदानों वाले क्षेत्रों में भूस्खलन होता रहता है। भूस्खलन रोकने के उपाय क्या क्या है, देखो इसके उपाय भी देख लो भाई। भूस्खलन प्रभावित और संभावित क्षेत्रों को सड़क व बांध निर्माण कार्यों को रोका जाए। स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा स्थायी व सीढ़ीनुमा कृषि को बड़ा प्रोत्साहित किया जाए। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसी को झूम कृषि कहते हैं। जो एक जगह पर खेती करते हैं, एक जनजातियों के द्वारा किया जाता है। एक जंगल को नष्ट करेंगे, वहां खेती करेंगे, वहां उत्पादन कम होगा, तो उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां के जंगल को नष्ट करेंगे, वहां उत्पादन लेंगे, जब वहां उत्पादन कम हो जाएगा तीसरी जगह चले जाएंगे, तो इसे हम चलवासी कृषि भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, चलवासी कृषि भी कहते हैं। तो उसकी जगह पर स्थायी कृषि होना चाहिए, और जो जुताई हो सीढ़ी नुमा हो। अभी मैंने बताया था अपर्दन में आपको, तीव्र डालों के अपेक्षा मंद डालों पर कृषि क्रिया करना, वनों के कटाव को प्रतिबंधित करना, तो नए पेड़ पौधों को लगाना, ये कारण हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा किसी क्षेत्र में निर्धारित एक महाविपत्ति है, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना जो प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों या लापरवाही का परिणाम हो सकता है, जिससे बड़े स्तर पर जान माल को क्षति और मानव पीढ़ी व पर्यावरण की हानि होती है। मानव पीढ़ी, ठीक है। अब देखिए, ये अंतिम पृष्ठ है, आपदा निवारण प्रबंधन की
अवस्थाएं, आपदा से पहले आपदा संबंधित आंकड़ेवार सूचना एकत्र करना, आपदा संबंधित क्षेत्रों को मानचित्र तैयार करना। देखिए, इसीलिए कहता हूं कि मानचित्र पर फोकस करिए आप लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे बच्चों, मानचित्र पर फोकस करिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप मैपिंग करना सीखिएगा। ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पर प्लीज ध्यान रखिएगा, मैपिंग करना सीखना है। मैपिंग करना सीखना आप लोग, मैपिंग अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी का फंडामेंटल होता है ये, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जियोग्राफी के दो फंडामेंटल होते हैं, एक आर्ट आना चाहिए आपको और दूसरा आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो इसीलिए आप मैपिंग से दूर नहीं हटिएगा, क्योंकि आगे अगर भविष्य में आप यूपीएससी या पीसीएस या तो आप किसी बड़ी सेवा की तैयारी करेंगे या आप उसमें जाते हैं ग्रेजुएशन करने, तो सबसे पहले प्रोफेसर महोदय आपसे यही पूछेंगे, बेटा आपको मैपिंग करना आता है? जियोग्राफी का हर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, उसके बिना वो संभव नहीं है। जैसे जीवन जीने के लिए बिना हर्ट के हम नहीं जी सकते, उसी तरह से वो भी नहीं है। ठीक है जी, हाँ, लोगों को इसके बारे में जागृत करना, आपदा योजना बनाना, तैयार रहना, बचाव का उपाय, आपदा के समय आपदा के क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना, फंसे हुए लोगों को निकालना या इसकी व्यवस्था करना, आश्रम स्थलों का निर्माण, राहत कैंप की व्यवस्था, जल भोजन दवाइयों की आपूर्ति करना, आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। यही उद्देश्य है आपदा निवारण और प्रबंधन का। आप लोग अपने जीवन में इन चीजों को उतारिएगा बहुत अच्छे से, कि लोगों की मदद करना सीखिएगा, है ना, हर चीज को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करिएगा, लोगों को जागरूक करिएगा हर एक चीज के लिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, आपदा और संकट, ना, टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास ठीक है बाबू, आज इतना ही, आज नहीं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी, किसी मोड़ पे मुलाकात होगी फिर से, ओके, चलिए, ओके ओके ओके, बाय।